रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम कासम अली है और आप देख रहे हैं उकाड़ा डायरी। नादरीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर एक इश्तिहार देख रहे होंगे डॉक्टर शकील ताहिर साहब का, जिसमें वो बता रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में 6 से 8 किलोग्राम तक वज़न कम किया जा सकता है। यानी आप रोज़े भी रखें और वज़न भी कम करें, इबादत भी करें और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ को भी सिक्योर करें। तो ये सब कुछ कैसे होगा, ये अट्रैक्ट किया मुझे भी इस पोस्ट ने। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ उनके पास, शौकत हॉस्पिटल में डॉक्टर शकील ताहिर साहब के पास। इनके साथ हमारा पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था जो आपने देखा था और पसंद किया था। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि वज़न को कैसे कम किया जा सकता है रमज़ानुल मुबारक में। तो अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कासिम भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये एक मैंने ऐड देखा था, बहुत से लोगों ने देखा होगा कि वज़न को कम किया जा सकता है रमज़ानुल मुबारक में। तो इससे पहले कि हम मज़ीद बातचीत करें, पहले तो आप ये बताइएगा कि वज़न का ज़्यादा होना और मोटापा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या जो ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं? कासिम भाई, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले तो हम बॉडी मैस इंडेक्स BMI कैलकुलेट करते हैं। जिन लोगों का बॉडी मैस इंडेक्स BMI 18.5 से 24.5 तक होता है, उनको हम नॉर्मल वेट में गिनते हैं। उसके बाद 24.5 से लेकर 29 तक जो BMI होता है, उसको हम ओवरवेट या वज़न की ज़्यादती बोलते हैं। उसके बाद 29 से 34 तक जो होता है, 29 से 34 तक का जो BMI रेशो होती है, वो अगर उनका हो तो हम उनको मोटापे में शुमार करते हैं। फिर आगे मोटापे की भी 3 से 4 किस्में आ जाती हैं। उसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 और मॉर्बिड ओबेसिटी के नाम से हम देखा जाता है। तो ये जैसे जैसे हमारा BMI इंक्रीज़ करता जाएगा, वैसे ही मोटापे की शिद्दत जो वो बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने ये जो फैक्ट्स बताए हैं ये ख़ासे मुश्किल हैं। ये बहुत ज़्यादा जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको तो ये बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन एक आम बंदा जो मेरे जैसा है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आप सादा अल्फाज में हमको समझाएं कि एक बंदे का इतना कद हो या उसकी इतनी एज हो तो उसका कितना वज़न होना चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर वज़न होगा तो वो ओवरवेट तस्वर होगा और उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, वज़न कम करना चाहिए, वज़न कम करने की फ़िक्र करनी चाहिए। कासिम भाई, सबसे पहले तो जो वज़न का ताल्लुक है वो बेशक आपकी उम्र के साथ तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो कद की पैमाइश है उसके साथ भी इसके वज़न का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। पहले मैंने BMI का जिक्र किया, जो हमारा बॉडी मैस इंडेक्स होता है। अगर हम उसको सादा लफ्ज़ों में लिखें तो बॉडी मैस इंडेक्स आपके जिस्म में जो आपके जिस्म का जो मैस है वो किस मिकदार तक है, इसी को हम देखेंगे इस तरह से कि आपके कद की पैमाइश कितनी है। अगर एक आम बंदे का कद, एक मर्द का कद 5 फीट है, तो उसका जो आइडियल बॉडी वेट है, जो उसके लिए सबसे बेहतरीन वज़न होना चाहिए, वो 50 किलोग्राम है। और इसके बाद 2 से 3 kg जो वज़न है वो हर इंच के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक 5 फुट 10 इंच का जो बंदा है, उसका जो आइडियल बॉडी वेट होगा वो 73 kg होगा। और अगर हम उसको 76 kg तक भी लेके जाएंगे, 76 किलो तक भी लेके जाएंगे, तो वो उसका जो नॉर्मल में ही गिना जाएगा। हाँ, अगर उन 76 से उसका वज़न ज़्यादा है तो फिर वो वज़न की ज़्यादती की तरफ चला जाएगा। और अगर उस बंदे का वज़न 73, तो उसका आइडियल बॉडी वेट होगा। अगर उससे थोड़ा सा कम हम देख लें, 69 या 68 की तरफ चला जाएगा, तो वो फिर अपने वज़न में जो उसका नॉर्मल वज़न होना चाहिए उससे भी वो कम हो जाएगा। तो ये सादा सी मिसाल मैंने आपको दे दी है। डॉक्टर साहब, आज का हमारा प्रोग्राम ख़ास तौर पे रमज़ान में वज़न बढ़ने के हवाले से है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। अभी आपने वज़न की कैलकुलेशन बताई, तो इसके साथ ही एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वज़न बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं, किस वजह से वज़न बढ़ता है इंसान का। अच्छा कासिम भाई, आपने वज़न बढ़ने की बात की कि वज़न बढ़ता क्यों है। ये सबसे पहले तो हम जब लाइफस्टाइल हमारा चेंज होगा तो हमारा वज़न जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। जब हम अपने लाइफस्टाइल को कुदरत से दूर लेके जाते हैं तो वो हमें वज़न में ज़्यादती में असरअंदाज होता है। हम डालडा घी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, हम तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वज़न बहुत जल्दी बढ़ रहा है और ये एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपने देखा होगा, आपने सर्चिस काफ़ी पढ़ते रहते हैं, उसमें अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान दुनिया में मोटापे के लिहाज से या वज़न की ज़्यादती के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका हुआ है।
तो जो एक अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बना रहा है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने वज़न को कंट्रोल करें और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएं। ये फिजिकली एक्टिविटीज़ का कम होना भी इसकी एक बड़ी वजह नहीं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। जैसे जैसे हम फास्ट फूड या फैट डाइट्स की तरफ जा रहे हैं, हम घी का इस्तेमाल ज़्यादा, डालडा घी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें चाहिए था कि हम अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई करें कि जितनी चीज़ें हम ये खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ा दें। लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऑटोमोबाइल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और हमारे खाने की जो मिकदार है वो एक ख़ास हद से बढ़ चुकी हुई है। ठीक है सर भाई, मोटापा बजाते खुद एक बीमारी है, उसके साथ जो लिंक दूसरी बीमारियां आ जाती हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारा फैटी लीवर है, जो आजकल पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे को फैटी लीवर का शिकार है। उसके बाद डायबिटीज़, जिसे हम शुगर का नाम देते हैं, उसके अलावा हेपेटाइटिस और फैटी लीवर के साथ वो भी एक लिंक डिजीज़ ही गिनी जा सकती है। शुगर के अलावा गुर्दे की बीमारियां, दिल की बीमारियां जो हैं वो मोटापे के साथ लिंक्ड हैं, जो मोटापे के साथ ये सारी बीमारियों का आम होना पाकिस्तान में एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोटापा एक ऐसी बुनियाद है बहुत सारी बीमारियों की, अगर मोटापे को कंट्रोल ना किया जाए तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों का शाखसाना बन जाता है। हमारे एक यहाँ पे हकीम साहब हैं, शफकत हुसैन शाह साहब, वो ये कहते हैं कि मोटापा एक दरख्त है और ये दूसरी जो बीमारियाँ आपने गिनवाई हैं ये उसकी शाखें हैं। तो ये बिल्कुल आप भी वही बात कर रहे हैं। तो मोटापा एक ख़तरनाक बीमारी है, उसको कंट्रोल ज़रूर किया जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रमज़ान में वज़न कम करने को एक मिशन बनाया है कि हम वज़न कम करेंगे लोगों का डाइट के साथ, लेकिन ये भी देखने में आया है कि बाद लोग वज़न कम करने की बजाय वज़न बढ़ा बैठते हैं रमज़ान में। वो रोज़े भी सारे रखते हैं, इबादत भी करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, सहरी अफ्तारी करते हैं, लेकिन वो कौन सी और कैसी खराबी कर बैठते हैं, कौन सी ज़्यादती कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से वो वज़न बढ़ा बैठते हैं कम करने की बजाय? कासिम भाई, आपका ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि रमज़ान शरीफ में अक्सर लोगों का वज़न बढ़ क्यों जाता है। रमज़ान शरीफ अल्लाह पाक ने एक बड़ा बाबरकत महीना हमारे लिए उतारा है, जो हमें बीमारियों से पाक करने के लिए आता है। लेकिन हम अपने ग़िज़ा के बेजा इस्तेमाल की वजह से बीमारियों को अपने पास करीब ले आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर कि इफ्तारी के अंदर जो बेदरेक हम मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, वो मीठे की वजह से वज़न की ज़्यादती जो है वो हम अपने पास ले आते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिसमें हम पकौड़े, समोसे या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे वज़न को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। डॉक्टर साहब, आप तो रोक रहे हैं समोसों और पकौड़ों से, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का मसला ये है कि समोसों और पकौड़ों के बगैर तो उनकी इफ्तारी बिल्कुल नामुकम्मल होती है। तो आप क्या कहेंगे कि इनका किस तरह जायज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि कौन सा आयल यूज़ किया जाए, या कोई ऐसी सूरत है कि हम इनको खा भी लें और नुकसानदेह भी ना हो सेहत के लिए? पकौड़े और समोसे को बनाने के लिए जो हम घी का इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी मुज़र सेहत है। अगर हम उसको कैनोला ऑयल या सरसों के तेल के अंदर फ्राई करके खा लेंगे और एक मिकदार में खाएंगे तो वो हमारे लिए मुज़र सेहत नहीं होगा, वो फ़ायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि जो पकौड़े बेसन के अंदर बनते हैं वो बेसन जो है वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है, और आयरन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा बुनियादी ग़िज़ा है। लेकिन हम उसको बनाने का तरीका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देने के तरफ ले जाता है। कासिम भाई, जैसे आपने बताया कि पकोड़े और समोसे जो है पाकिस्तानी अवाम बहुत इस्तेमाल करती हैं। अगर आपने देखा होगा गुज़श्ता कुछ दिनों से फेसबुक पे एक पोस्ट चल रही है कि ऐ ईमान वालों, आप पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, ना कि पकोड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपने डरा तो बहुत दिया है और मुहतात रहने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि इनसे बचना चाहिए। अब हमें गाइड कीजिए कि सहरी और अफ्तारी में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है वो मोटापे की तरफ भी ना जाए और सेहतमंद भी हो। कासिम भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें सबसे पहले हम सहरी की तरफ आते हैं कि सहरी में हम इस्तेमाल कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं। सहरी में हमारा जिस खित्ते में हम रहते हैं एशिया में और साउथ एशिया में जहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर हम रोटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम रोटी को इस तरह से इस्तेमाल करें कि खुश्क चपाती बना लें और उसके ऊपर देसी घी को कोट कर लें, तो वो हमारा रोटी का एक बेहतरीन तरीका इस्तेमाल है।
उसके बाद उसके साथ हमें चाहिए कि हम को थोड़ी सी प्रोटीन वाली चीज़ इस्तेमाल करें। प्रोटीन जिन चीज़ों से हमें मिल सकती हैं वो मैं चीज़ें आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन के लिए बेहतरीन जो सोर्स है वो अंडा है। अंडे के बाद दालें हैं, दालों का इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर गोश्त का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह से इसके साथ हमें जो चीज़ें ज़्यादा देर तक हमारे मैदे में स्टे कर सकती हैं वो है नशास्तादार ग़िज़ाएँ या फाइबर वाली ग़िज़ाएँ। वो आपको रोटी से भी मिल जानी है। अगर हम उसके साथ थोड़ा सा सब्ज़ी का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा। उसके साथ मैंने आपको पहले बताया कि दही का इस्तेमाल करेंगे। दही के इस्तेमाल से हमारे मैदे में तेज़ाबियत वगैरह का जो अंसर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने हमारे यहाँ पर आदत बनी हुई है कि हम सहरी करने के फ़ौरी बाद जो है वो सो जाते हैं। तो अगर हम दही का इस्तेमाल करेंगे तो मैदे की तेज़ाबियत और इस तरह के अवामिल को हम ज़्यादा हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ हम अगर कुदरती तौर पर बनाई जाने वाली जो चाटी की लस्सी है अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हमारे जो मैदे के मसाइल हैं या पेट के मसाइल हैं उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो सहरी में जितना हम कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा और हमारा रोज़ा जो है वो एक अच्छी तरह से हम उसको सरअंजाम दे पाएंगे। फिर आते हैं हम इफ्तारी की तरफ। इफ्तारी में हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक सेहतमंद रमज़ान गुजारने के लिए। और आपने अक्सर देखा होगा कि रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के बाद अक्सर लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि खाने की ज़्यादती की वजह से या खाना उनको अच्छी तरह से हज़म ना होने की वजह से पेट की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा रमज़ान शरीफ में बढ़ जाती हैं। तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें इस तरह से बताना चाहूँगा कि इफ्तारी के अंदर सुन्नत के मुताबिक 3 खजूरों के साथ आप इफ्तारी करें। उसके साथ सादा पानी का इस्तेमाल करें या नींबू पानी का इस्तेमाल करें। अगर दोनों पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पेट की बीमारियों आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगी। हम इफ्तारी के अंदर बोतलों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, कोला बेवरेजेस बोलते हैं। उससे जितना हद तक हम परहेज़ करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। तीसरी चीज़ है कि इफ्तारी में कभी भी दूध सोडे का इस्तेमाल हमने नहीं करना। दूध सोडे के इस्तेमाल से हमें गुर्दे के काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो उसको हम अपने करीब ले आते हैं, उसको हम गुर्दे की बीमारियों को अपनी तरफ मदऊ करते हैं हम सिर्फ दूध सोडे के इस्तेमाल से। तीसरी चीज़ ये है कि हम मौसमी फलों से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं। अगर हम मौसमी फल इस्तेमाल करते भी हैं तो उनके अंदर हम उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि फ्रूट चाट बना लेते हैं और उसके ऊपर डिब्बे वाली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जो डिब्बे वाली क्रीम की अफादियत तो होती नहीं है किसी किस्म की, फलों की अफादियत को भी वो काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, क्योंकि डिब्बे में जो क्रीम आती है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको ज़्यादा अरसे तक महफूज करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, वो आपकी सेहत के लिए मुज़र असरात जो है मुरतब करते हैं। फिर ये इस तरह से इफ्तारी बड़ी लाइट सी करके उसके बाद आप नमाज मगरिब का एहतमाम करें। नमाज मगरिब के बाद आप डिनर करें और इशा से पहले अगर आप डिनर कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में किसी किस्म की कोई बीमारी जो है वो नहीं आ सकती। इससे ये होगा कि आप जब डिनर करके इशा की नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका खाना जो है वो इशा की नमाज और तरावियों की वजह से सारा हज़म हो जाएगा। और तरावियाँ जो हैं वो आपके लिए एक बेहतरीन फ़िज़िकल एक्टिविटी, बेहतरीन एक्सरसाइज के तौर पर की जा सकती हैं। अगर आप वॉक नहीं करते, अगर आप किसी किस्म की जिम या कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ आप तरावियों का ही एहतमाम कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने का और आपकी एक्सरसाइज का, या आप वॉक वगैरह के मुतबादल के तौर पर इसको हम गिन सकते हैं। फिर आते हैं डिनर में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर के अंदर हमें कोशिश, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि सहरी में हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन जो है वो चपाती का है, रोटी का है, वही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन रोटी जो है वो कोशिश यही करेंगे कि हम चक्की का पिसा हुआ जो है आटा वो इस्तेमाल करें। अगर हम चक्की का पिसा हुआ आटा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो आपको पूरी मिलेगी, जो आपको ताकतमंद बनाएगी, सेहतमंद बनाएगी, तो वो आप इस्तेमाल करें। इसके साथ सब्ज़ सब्ज़ी का इस्तेमाल इस वक्त आप ज़्यादा करें ताकि वो आपको मल्टीविटामिन के तौर पर मिलें। सब्ज़ सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमें सीजनल मल्टीविटामिन और सीजनल मिनरल्स के तौर पर उसको हम देख सकते हैं, तो हमें किसी किस्म के दूसरे सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, आपकी इस गुफ्तगू से तो मालूम हुआ कि वज़न कम होना सिर्फ़ एक बीमारी से बचाव नहीं है बल्कि बहुत सारी बीमारियों से ये बचाव है और सेहतमंद ज़िंदगी की नवीद है। तो अब आप हमें ये बताइएगा कि रमज़ान और मुबारक में एक आम आदमी
या वो शख्स है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपके बताए हुए फैक्ट से ज़्यादा है, तो वो किस तरह रमज़ान मुबारक में वज़न को 6 से 8 किलो या 10 किलो तक कम कर सकता है? वो कौन सी तरतीब है, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? कासिम भाई, मैंने पिछले सवाल में जो आपको आइडियल सहरी और आइडियल इफ्तारी का बता दिया है, अगर पाकिस्तानी अवाम सिर्फ उसे ही फॉलो करेगी तो वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की नवीद होगी और सेहतमंद तरीके से वज़न कम करने में काफ़ी ज़्यादा मुफीद हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हर बंदे का प्लान जो है वो डिफरेंट होता है। हर बंदे की ग़िज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं दूसरे बंदे से। अगर एक बंदे का वज़न 100 किलोग्राम है तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात दूसरे बंदे से जिसका वज़न 60 किलोग्राम है वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होंगी। तो यहाँ पर कुछ बुनियादी चीज़ें जो मैंने बता दी हैं, अगर हम उन्हीं को इस्तेमाल करके, उन्हीं को फॉलो करके वज़न को कम करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो डाइट प्लान बना के देते हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, वो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ाकार से मुख्तलिफ तरह के डाइट प्लान और हर बंदे की चॉइसेस अलग होती हैं, चॉइसेस के अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाता है जो उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि हर शख्स के लिए डाइट प्लान अलग अलग बताया जाता है। एक कॉमन उन्होंने एक प्लान बता दिया था कि आप सहरी और अफ्तारी में ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर इलाज करवाना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं और आप इस मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आपको ये प्रॉपर इलाज करवाना होगा, ये मुशावरत करनी होगी। डॉक्टर शकील तैयब साहब का नंबर और उनका जो एड्रेस है वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे मुशावरत कर सकते हैं। कासिम अली को इजाज़त दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।